नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में आपका। और इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 6 की शॉर्ट समरी जो है नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। इसका डिटेल वर्जन मैंने अलग वीडियो में बना रखा है, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। दोस्तों इस चैप्टर में हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। कह रहा है कि जो वेजिटेशन का पहले यहाँ ग्रोथ होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, और कभी कभी ये स्लोप या फिर स्वेल की वहाँ थिकनेस कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसा है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस बताया है, जिसमें पहले फॉरेस्ट है, फिर ग्रासलैंड है और श्रब्स है। फॉरेस्ट क्या होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। ग्रासलैंड क्या होता है जहाँ पे ये दोनों मॉडरेट होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो कह रहे हैं ना मॉडरेट रेन। और श्रब्स क्या होता है जो बहुत ड्राई रीजन होता है। अगर ड्राई रीजन है तो यहाँ बारिश नहीं देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। अब फॉरेस्ट को एक एक करके समझते हैं क्योंकि बहुत सी तरह के फॉरेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कह रहा है ये फॉरेस्ट कैसे होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। एक तो ट्रॉपिक रीजन पे होते हैं आपके, देखो जैसे ये है, जो ये इधर के एरिया पे पाए जाएंगे, ठीक है। इक्वेटर के आसपास एरिया पे ये सब क्या होते हैं, ट्रॉपिकल होते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, बारिश भी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, हमेशा जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमेशा एवरग्रीन होते हैं, ठीक है। एक साथ अपने पत्तों को शेड ऑफ नहीं करते हैं। तो इन्हीं लिए इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इनकी थिकनेस की बात की जाए अगर, तो कह रहा है कि ये इक्वेटर के आसपास, वही कह रहा है इक्वेटर के आसपास होते हैं और इनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैनोपी बनाते हैं, ठीक है। कैनोपी इस टाइप का होता है, ऊपर से ढक लेते हैं बिल्कुल। तो इसी को कह रहा है ये रीजन बहुत हॉट होता है और हैवी रेनफॉल रिसीव करता है पूरे साल। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी, मैगोनी एंड कॉमन हियर। देखो यहाँ की कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे रोजवुड हो गया, इबोनी हो गया, महोगनी हो गया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ पेड़ हैं जो यहाँ पे मिलते हैं। और अगर बात किया जाए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक जो कि एनाकोंडा है, वो भी इसी रेन फॉरेस्ट में देखने को आपको मिलता है। फिर आता है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इसमें कह रहा है कि ये क्या होते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं एक तरह से, और ये इंडिया के बहुत लार्ज पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न साइड में भी या फिर अमेरिका के सेंट्रल साइड में भी देखने को मिलेगा इस तरह का फॉरेस्ट। इसमें अगर आपको बात किया जाए तो जैसे साल हो गया, टीक हो गया, नीम या फिर शीशम, इस तरह के जो पेड़ होते हैं ये इस ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हो गए। कह रहा है ये बहुत यूजफुल होते हैं किन किन चीज़ों में, फर्नीचर बनाने में, ट्रांसपोर्ट में, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल में, इन सब पेड़ों के लकड़ियों का यूज किया जाता है। और अगर एनिमल्स की बात करें तो टाइगर, लायंस, एलिफेंट, लेगून, मंकीज, तो ये सब जानवर आपको इन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ होता है, ये मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन पे होता है, ठीक है। आप लोग एक बात यहाँ नोट पकड़ लीजिए कि कोस्टल रीजन के पास में देखने को मिलता है ये। आपका अगर बात करें तो ईस्टर्न रीजन पे आपको, देखो कंटिनेंट के ईस्टर्न रीजन पे ज़्यादा देखने को मिलता है। और कह रहा है कि ये हार्ड भी हो सकता है और इसका सॉफ्ट भी हो सकता है। जो ट्रीज होते हैं ये हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे ओक, पाइन, यूकलिप्टस, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर आता है आपका टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। दीज आर फाउंड इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। देखो यूएसए का जो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ये सपोज करो यूएसए कुछ इस टाइप का है, यहाँ नॉर्थ हो गया और ये आपका ईस्ट टाइप का हो गया, ठीक है। तो इधर पाया जाता है। फिर कह रहा है चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल, ठीक है, इन सब जगहों पे पाया जाता है। और अगर हम बात करें वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन पे भी आपको देखने को मिलेगा ये टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। और अगर इसके ट्रीज की बात करें तो फिर वही ओक हो गया, ऐश हो गया, बीच हो गया, इस तरह के कुछ ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर बर्ड की बात करें तो पीजेंट, मोनल्स, इस तरह के आपको बर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे। एनिमल्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, डियर, फॉक्स, वोल्व्स,
इस तरह के कुछ एनिमल्स हैं जो इन फॉरेस्ट में आपको मिल जाएंगे। फिर है आपका मिड मेडिटेरियन वेजिटेशंस। देखो, मेडिटेरियन वेजिटेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? ऑर्चिड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन। क्यों बोला जाता है ऑर्चिड्स ऑफ द वर्ल्ड? क्यों? क्योंकि यहाँ के फ्रूट कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों, यहाँ पे साइट्रिक फूड यानी खट्टे फलों की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है मेडिटेरियन रीजन में। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी। आप लोग मेडिटेरियन सी मैप में देखे होंगे, तो वहाँ के आसपास मेडिटेरियन सी में ये पाया जाता है, जैसे यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ठीक है। आसपास की जो कंट्रीज हैं वहाँ पे इन सब का कल्टीवेशन होता है। और कह रहा है द काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड। देखो, कहीं बाहर भी, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं आसपास पाया जाए, ठीक है, इससे दूर भी पाया जाता है और भी जगहों पे, जैसे कैलिफोर्निया हो गया जो यूएसए में है, साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया, साउथ वेस्टर्न साउथ साउथ अमेरिकन, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन जगहों पे भी सेम इसी तरह की क्लाइमेट्स होते हैं और इन जगहों पे भी इसी तरह की कल्टीवेशन की जाती है। फिर आता है आपका कॉनिफोरस फॉरेस्ट। कह रहा है ये हायर लेटीट्यूड पे होता है, 50 से 70 डिग्री पे, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्पेक्टिकुलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप 50 से 70 डिग्री लेटीट्यूड पे जाओगे तो क्या होगा, आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस कॉनिफेरस फॉरेस्ट के रीजन को हम टैगा रीजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप याद रखोगे कि टैगा रीजन के नाम से भी कॉनिफेरस फॉरेस्ट के रीजन को जानते हैं, जो कि 50 से 70 डिग्री लेटीट्यूड पे हमको मिलता है। क्या? टैगा रीजन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ये टैगा रीजन। फिर आता है आपके, कह रहा है कि इसमें चीर, पाइन, सेदर्स, इस तरह के कुछ वैरायटीज हैं ट्री के जो इन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और सिल्वर फॉक्स, मिंग, पोलर बियर, इस तरह के कुछ एनिमल्स हैं जो यहाँ फाउंड होते हैं, ठीक है, यहाँ मिलते हैं। कह रहा है दिस फॉरेस्ट आर सीन इन द हायर एल्टीट्यूड। देखो, ये कभी भी आपको प्लेन एरिया में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि कॉनिफेरस है, तो ऊपर से ये कैसे होंगे? बिल्कुल इस तरह से होंगे, ठीक है। और ये हमेशा कहाँ देखने को मिलते हैं? हायर एल्टीट्यूड पे। हायर एल्टीट्यूड पे इसलिए मिलते हैं क्योंकि ऊपर से अगर मान लो हायर है तो वहाँ बारिश होती है या फिर बर्फ गिरते हैं तो बिल्कुल आसानी से ये स्लिप होके नीचे गिर जाती है। तो इसीलिए आपको ये एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड पे मिलेंगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट। फिर आता है आपका ग्रासलैंड। देखो, सबसे पहले आता है आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और ये क्या कह रहा है इसमें कि दिस ऑकर ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल ट्रॉपिक्स। देखो, ये इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक तक पूरे फैले हुए हैं ग्रासलैंड। कह रहा है दिस वेजिटेशन ग्रो इन एरिया मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। देखो, मॉडरेट से लो रेनफॉल जहाँ जहाँ एरिया में होता है, मतलब ना ज़्यादा बारिश ना कम बारिश, उन इलाकों पे हमको क्या देखने को मिलता है? ग्रासलैंड देखने को मिलता है। द ग्रासलैंड कैन ग्रो वेरी टॉल। और ये जो ग्रासेस होती हैं ये बहुत टॉल भी हो सकती हैं, ठीक है, 3 से 4 मीटर इनकी हाइट हो सकती है। कह रहा है सबसे ज्यादा सवाना ग्रासलैंड जो है, जो अफ्रीका में है, इस तरह की ग्रासलैंड का एक एग्जाम्पल हो सकता है। और इन ग्रासलैंड में एलिफेंट, जिब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स, इस तरह के एनिमल्स कॉमन होते हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ कहाँ होता है? जैसे ईस्ट अफ्रीका में सवाना हो गया, ब्राजील में कंपोज के नाम से जानते हैं, वेनेजुएला में लानोज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री पे इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। फिर आता है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ होता है? ये मिड लैटिट्यूडनल जोन्स पे होता है, ठीक है, या फिर इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट। कहीं कहीं आपको इंटीरियर पार्ट में भी देखने को मिल जाएगा। यूजुअली ग्रास इज हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रियस। देखो, यहाँ की ग्रास सवाना की तरह उतनी हाइट पे तो है नहीं, लेकिन इसमें ये जो ग्रास है ये न्यूट्रियस होती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इसमें रिच होता है। वही कह रहा है कि अगर एनिमल्स की बात करें तो बफेलो, बेसन्स, एंटीलॉप्स, ठीक है, इस तरह की आपको एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। और जैसे अर्जेंटीना में हम इसको पंपास के नाम से जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अमेरिका में वेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में इसको हम डोरन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, एक लिस्ट मिल जाएगा कि अलग अलग कंट्री में इन ग्रासलैंड को अलग अलग नाम से जानते हैं, और यही चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। फिर आता है आपका थॉर्नी बशेस। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डिजर्ट लाइक रीजन्स। देखो, ये कहाँ पे थॉर्नी, देखो नाम से ही लग रहा है थॉर्नी,
मतलब क्या होंगे, कटीले होंगे। और कटीली चीजें कहाँ ग्रो होती हैं? डेजर्ट एरिया में, ठीक है, या फिर ड्राई एरिया में जहाँ बहुत लो रेनफॉल होती है। कह रहा है ट्रॉपिकल डिजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट। देखो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो भी कंटिनेंट होता है उसके हमेशा वेस्टर्न साइड पे डिजर्ट देखने को मिलेगा। क्यों? कोल्ड करंट की वजह से। और जब यहाँ डिजर्ट होगा तो यहीं पे थॉर्नी ब्रशेस पाए जाएंगे आपको। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ये कहाँ लोकेटेड होती हैं? वेस्टर्न मार्जिन पे किसी भी कंटिनेंट के। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरिया। और इस तरह के कभी कभी देखो, डिजर्ट कोई जरूरी नहीं है कि बालू वाला सैंड वाला ही हो, ठीक है। आप देखोगे कि गोबी डिजर्ट जो है ये आपका क्या है, सबसे बड़ा शीत डिजर्ट है, ठीक है, जो आपका आइस से बना है। डिजर्ट बेसिकली वो एरिया होता है जिसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि ये कहाँ पे मिलेगा आपको? यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, पोलर रीजन पे भी आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे इसमें अगर एनिमल्स देखा जाए तो सेल, वॉलरस, मस्क, ऑक्सन, आर्कटिक वाउल, पोलर बियर, ठीक है, या फिर स्नो फॉक्सेस, इस तरह की एनिमल्स आपको इन एरियाज में मिल जाएंगे। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।